बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न, जो कि फ़र्स्ट सेमेस्टर का F1 का चैप्टर है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि जल्दी जो चीज़ें पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, जो ओवरव्यू है वो पढ़ेंगे। बाकी अगर आपने ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ना है, ठीक है, तो आप PPT से देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें कुछ टर्म्स है। टर्म्स मतलब कुछ अल्फाज है जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसे मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी क्या है? द एबिलिटी टू मूव फ्रीली, इजीली, रिदमिकली एंड पर्पसफुली इन द एनवायरनमेंट। मतलब आप बिल्कुल फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। मूवमेंट करने में आपको कोई मुश्किल नहीं हो रही, बिल्कुल आसानी के साथ आप मूवमेंट कर रहे हो। ठीक है, और आप बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल बंदा मूवमेंट करता है ना, इसको हम मोबिलिटी कहते हैं। मोबिलिटी जहाँ पे भी आएगा तो वो मोशन के साथ कनेक्ट होगा, मोशन की बात हो रही होगी। ठीक है, तो मोबिलिटी मतलब मोशन। ठीक है, इसके अलावा है बॉडी अलाइनमेंट। बॉडी अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि दो जब बॉडी के पार्ट्स होते हैं ना, वो बिल्कुल एक दूसरे के जैसे हो, उसमें कोई डिफरेंस ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे आइज़ है, तो आइज़ हमारे बिल्कुल सीधी और बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, या हमारे जो हाथ होते हैं वो दोनों साइड पे बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक हाथ जो है वो बड़ा हो, एक छोटा हो, एक ज़्यादा लंबा हो, एक छोटा हो। ठीक है, ये चीज़ें अगर हैं तो आपका बॉडी अलाइनमेंट सही नहीं होगा। इसी तरह पाँव में अगर एक पाँव छोटा है, एक बड़ा है, तो बॉडी अलाइनमेंट डिस्टर्ब है। ठीक है, अच्छा, बॉडी बैलेंस। बॉडी बैलेंस का मतलब क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब आप बिल्कुल सीधे खड़े हो, आपका जो है बॉडी के ऊपर कोई एक साइड पे प्रेशर नहीं है। आपका जो पोस्चर है, पोस्चर मतलब जिस अंदाज से आप खड़े होते हैं, जिस अंदाज से आप चलते फिरते हैं, वो बिल्कुल सही हो, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो, इसको हम बॉडी बैलेंस कहते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे बिल्कुल सीधे नहीं चल सकते, जब वो चलने की कोशिश करते हैं तो गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी बॉडी का बैलेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, वो इतना डेवलप नहीं हो चुका होता। अच्छा, कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट में वही है कि आप बॉडी का जो आपका वेट है, या सेंटर ग्रेविटी है, या जो बैलेंस है, वो सारे कोऑर्डिनेटेड हो, एक दूसरे के साथ हेल्प करके आपके बॉडी को मूवमेंट में हेल्प देता है। ठीक है, अच्छा, बॉडी मैकेनिक्स क्या है? अच्छा, बॉडी मैकेनिक्स है तो बॉडी मैकेनिक्स भी आपको वही लॉज बता रही है। मतलब जिस तरह के बॉडी जो है वो मूवमेंट करती है, और स्पेशली उसके स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में और पोजीशन के बारे में आपको जो है वो चीज़ें बताएगी। मतलब बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो बाहर से जैसे नज़र आ रही है, ठीक है, बॉडी का जो फंक्शन है कि किस तरह मूवमेंट करती है, किस तरह जो है चीज़ों को कंट्रोल करती है, और इसके अलावा जो बॉडी का पोजीशन होता है, जो जिस तरीके से, मतलब एक बॉडी स्ट्रेट पोजीशन में होती है, ठीक है, इसको हम पोजीशन ऑफ द बॉडी कहते हैं। और डेली एक्टिविटीज़ जिस तरीके से हम करते हैं, जिस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे पोस्चर से रिलेटेड है। पोस्चर हमारे चलने फिरने के अंदाज से, हमारे एक्टिविटी, हमारे एक्सरसाइज से। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके बॉडी मैकेनिक्स में आते हैं, ये पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे कि फ्रैक्शन आम ज़बान में हम कहते हैं रगड़ को। मतलब जो जब दो चीज़ें एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती हैं ना, इसको हम कहते हैं रगड़। ठीक है, तो और ये इस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे हम चलते हैं तो हम ज़मीन पर फोर्स अप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन में आते हैं ज़मीन के साथ और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये होता है फ्रैक्शन। एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज क्या है? ये तो सबको पता है कि एक्टिविटी मतलब कोई कोई ऐसा तरीक़ाकार जिससे हमारी बॉडी जो है वो एक्टिविटी में आ जाए, मतलब किसी न किसी वर्क में आ जाए, जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी में एक्सरसाइज की एक्टिविटी प्रोड्यूस हो। ठीक है, और हमारे स्पेशली जो पेशेंट्स होते हैं उनको एक्टिविटी और एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, ताकि उनकी बॉडी मोशन में रहे, उनकी बॉडी जो है मतलब उनकी बॉडी को मुख्तलिफ़ किस्म के क्या कहते हैं उसको, एनर्जी मिलती रहे। एनर्जी मिलेगी तो फिर उसकी वजह से वो मूवमेंट कर पाएंगे, एक्टिविटी वगैरह कर पाएंगे, उनकी बॉडी चलती रहेगी। ठीक है, अच्छा, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। लेकिन उससे पहले मूवमेंट के लिए आपके बॉडी में कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे स्केलेटल सिस्टम है, मतलब आपके बोन्स, ठीक है, होंगे तो हम मूवमेंट करेंगे। फिर उसमें बोन्स में जॉइंट्स होते हैं, फिर जॉइंट्स में लिगामेंट्स और टेंडन्स और कार्टिलेज हो जाए, जो कि
बोन और मसल को कनेक्ट करते हैं, बोन और बोन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्केलेटल मसल होते हैं, स्केलेटल मसल जो है वो भी मूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मसल जो है वो आपके पोस्चर में, बनावट में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मसल ग्रुप्स होते हैं, नर्वस सिस्टम है, आपका दिमाग जो कि मेन एक चीज़ है आपके मूवमेंट के लिए, ठीक है। इसके अलावा प्रोप्रियोसेप्शन वही बैलेंस है आपके दिमाग का, कि आपका बैलेंस इस तरीके से जो है वो डेवलप होता है कि आपको मूवमेंट करने में आसानी होती है, ठीक है। अच्छा जी, अभी इसके अलावा कुछ और टर्म्स है जिसमें सबसे पहले आता है रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन का मतलब ये कि आपकी बॉडी कितने हद तक या किस हद तक जो है वो मूवमेंट कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो नेक होता है तो इसको हम एक शोल्डर से लेके दूसरे शोल्डर तक आसानी के साथ मूव कर सकते हैं, ये इसका रेंज ऑफ मोशन है। या हमारा जो शोल्डर जॉइंट है, ठीक है, इसको हम चारों तरफ में घुमा सकते हैं, ये इसका रेंज ऑफ मोशन है कि इसको हम कितने जो है कितने जगह तक या कितने इसका जो स्पेस है कितना घुमा सकते हैं, रेंज ऑफ मोशन कितना है, कितना रेंज है, ठीक है। एक्सरसाइज तो आपको पता है कि इसमें मसल्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, मसल कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, ठीक है। और जब आपके मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, इस प्रोसेस को हम एक्सरसाइज कहते हैं। बस यही सिंपल याद रखो। या जो है एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है जो कि हम प्लेन्ड होते हैं, मतलब प्लेन्ड होके करते हैं, ठीक है, एक्टिविटी। और इसमें हमारी बॉडी मूवमेंट ज़्यादा होती है, या फिर जो है हमारे फ़िज़िकल और मेंटल एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हम करते हैं एक्सरसाइज। ये आपके जो एक्सरसाइज के स्पेशली डेफिनेशन है ना, ज़्यादा इस पे आपने ध्यान देना है, ये पता होना चाहिए। अब वही आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक है, इसमें चेंजेस क्या है। अच्छा जी, टाइप ऑफ एक्सरसाइज है इसमें सबसे पहले आइसोटोनिक क्या है, डायनामिक एक्सरसाइज है जिसमें आपके मसल जो है वो शॉर्ट होते हैं। मतलब जब आपके मसल जो है ना मतलब जब आप इस तरह के एक्सरसाइज करते हो जिसमें आपके मसल शॉर्ट हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, ठीक है। किस वजह से, क्योंकि आपकी बॉडी कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही होती है, ठीक है। इस ऐसे एक्सरसाइज को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक एक्सरसाइज। लाइक जब हम रनिंग करते हैं, जब हम वॉकिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं या फिर साइकिलिंग करते हैं, तो ये ऐसे एक्सरसाइज है जिसमें आपके मसल्स शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें शॉर्ट क्यों होते हैं, क्योंकि ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो इसलिए वो शॉर्ट होते हैं। अच्छा, दूसरा आपका है आइसोमेट्रिक देयर इज़ अ चेंज इन मसल टेंशन बट नो चेंज इन मसल लेंथ। इसमें जो है मसल का जो लेंथ है वो वैसे ही रहेगा, और इसमें खिंचाव थोड़ा बहुत हो सकता है। मतलब जो टेंशन है ना, खिंचाव जिसको हम कहते हैं, थोड़ा बहुत खिंचाव हो सकता है, लेकिन लेंथ जो है मसल का वो वही रहेगा जो है। और इसमें आप मतलब जब आप कोई चीज़ खींचते हैं तो ये स्पेशली उस सिचुएशन में होता है, एक्सटेंडिंग या रिफ्लेक्सिंग ये हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा आइसोकाइनेटिक जो है, इसमें मसल कंट्रैक्शन अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस। ये स्पेशली रेजिस्टेंस में मतलब जब आप किसी चीज़ के ख़िलाफ़ फोर्स अप्लाई करते हो ना, मुज़ाहिमत करते हो, या किसी चीज़ को स्पेशली हम धक्का वगैरह देते हैं, तो उस सिचुएशन में आपके मसल जो है वो कंट्रैक्ट होते हैं, और मतलब उस सिचुएशन को फिर हम आइसोकाइनेटिक कहते हैं, ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज़ एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज क्या है, हर वो एक्सरसाइज जिसमें आपको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, तो उस एक्सरसाइज को हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं आप जिसमें आप ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और प्रोड्यूस कम हो रहा है, मतलब आपकी बॉडी में प्रोड्यूस तो कम हो रहा है लेकिन यूज़ बहुत हो रहा है, जब जिसमें आपको बाहर से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेनी पड़ रही है, इस सिचुएशन को हम एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। अच्छा जी, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के फ़ायदे, तो उसमें क्या है कि आपके जॉइंट जो है वो फ्लेक्सिबल रहते हैं, मतलब आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। ROM लिखा हुआ है, रेंज ऑफ मोशन, वो मैंने आपको पहले बता दिया। आपके मसल टोन, बोन टोन जो है वो सही रहता है, मतलब आपके मसल्स वगैरह सही होते हैं। बोन डेंसिटी जो है वो मेंटेन रहती है। इसके अलावा आपका हार्ट सही से काम करता है, मतलब कार्डियक आउटपुट सही होता है।
आपका जो है सिक्रीशन लंग्स में सही होते हैं, मतलब लंग्स में जो है कोई गैर ज़रूरी सिक्रीशंस वगैरह नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा आपका यूरिन सही से पास होता है, यूरिन मतलब रुकावट नहीं होती कोई उसमें। और इसके अलावा आप बिल्कुल अच्छा फ़ील करते हैं, तंदुरुस्त फ़ील करते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। ये है बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल मूव नहीं करते, आप इमोबाइल है, आप बिल्कुल भी जो है वो नहीं हरकत कर रहे, एक ही जगह पे पड़े हुए, तो उसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले कंट्रैक्चर्स, एट्रोफी और स्टिफनेस, मतलब आपके सेल्स ना ख़राब होने लगते हैं। एट्रोफी का मतलब होता है सेल के जो सेल मेम्ब्रेन है या जो सेल का जो शेप है वो श्रिंक होने लगता है, ख़राब होने लगता है, ठीक है। इसके अलावा स्टिफनेस हो जाती है, आपकी बॉडी सख्त होने लगती है। और फुट ड्रॉप होता है, अक्सर जो है आपके पाँव वगैरह ख़राब होते हैं। डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, मतलब वेंस में जो है क्लॉट होने लगता है, आपके वेंस ख़राब होने लगता है। निमोनिया हो जाता है जो लंग का एक डिजीज़ है। इसके अलावा आपके प्रेशर अल्सर, आपने पढ़ा होगा, जो प्रेशर पॉइंट्स है हमारे बॉडी पे, वहाँ पे जो है ज़ख़म वगैरह आने लगता है, स्किन जो है वो ख़राब होती है। और आपके स्किन का टर्गर जो है, मतलब स्किन आप खींचते हैं ना नॉर्मली, तो वो वापस अपनी जगह पे चली जाती है अगर आप छोड़ते हैं नहीं। तो जब आप इसको, आपकी स्किन की टर्जिडिटी ख़राब होती है ना, तो जब आप इसको खींचेंगे तो ये वापस जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको हम स्किन टर्गर कहते हैं। तो आपकी स्किन की जो टर्जिडिटी है ये ख़राब होगी ड्यू टू इमोबिलिटी। अच्छा जी, अब इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो का आपके एक्सरसाइज और एक्टिविटी पैटर्न पे असरअंदाज हो सकती हैं, ठीक है। जैसे डेवलपमेंटल चेंजेस, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो फिर वो मूवमेंट नहीं कर पाता, या उसको जो है मुश्किल होती है थोड़ा बहुत मूव करने में, मतलब सीखता है ना वो चलना, तो बार बार वो गिरता है, मुश्किल होता है। एडोलेसेंस में जब वो फिर मज़ीद बड़ा होता है तो इसी तरह यंग टू मिडल एडल्ट्स, फिर जब मतलब एडल्ट्स तक, एडल्टहुड तक पहुंच जाता है तो फिर वो अच्छे से जो है वो चलने लगता है। या फिर ओल्डर एडल्ट जो होते हैं, जो मतलब बूढ़े होते हैं, ठीक है, उनको चलने फिरने में मसला होता है, क्योंकि वो उनकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी मतलब ख़राब हो चुकी होती है। अच्छा जी, इसके अलावा बिहेवियरल एस्पेक्ट से, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका बिहेवियर ऐसा है कि वो नहीं चल पाते या ज़्यादा चलना पसंद नहीं करते, जैसे कि मतलब कुछ इनअप्रोप्रिएट एक्सरसाइज करते हैं, या फिर वो अगर आप उनको सपोर्ट देते हो या फिर आप उनको कहते हो कि भई एक्सरसाइज करो, ठीक है, तो उनको सपोर्ट चाहिए होता है, उनको लोग चाहिए होते हैं इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं, मतलब वर्क साइड पे, जैसे काम की जगह पे तो आप नहीं कर सकते ना एक्सरसाइज, स्कूल में नहीं कर सकते, कम्युनिटी वगैरह, इन सारी चीज़ों में आप इतनी आसानी से नहीं कर सकते। कुछ ऐसे कल्चरल और एथनिक, मतलब कल्चर और ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनके दौरान आप एक्सरसाइज नहीं करते। जैसे कि आप अगर पाकिस्तान में देखेंगे तो पाकिस्तान में फ़ीमेल्स के लिए एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रनिंग करना, उनके लिए जिम जाना या कोई और मसला तो फ़ीमेल के लिए मुश्किल होता है। तो यहाँ कल्चर में ही मसला है, ठीक है। इसके अलावा फैमिली और सोशल सपोर्ट तो ज़रूरी है, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा, ये नर्सिंग प्रोसेस जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप्स आते हैं, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवाल्वेशन, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए नर्सिंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और ये पेपर में पूछी जाती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये असेसमेंट में आप वही करते हो कि बॉडी अलाइनमेंट देखते हो, मतलब बॉडी बिल्कुल सीधी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सही है, लाइन ऑफ ग्रेविटी सही है, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। तो इस तरीके से अगर बॉडी है तो सही है। अब अगर इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ऊपर नीचे है, लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है अलग है, ख़राब है, ठीक है, तो फिर उसको आपने नोट कर देना है, ठीक है, और आगे रिपोर्ट करना है। अच्छा, मोबिलिटी और इमोबिलिटी में क्या फ़र्क है वो तो मैंने आपको बता दिया। मोबिलिटी जब आप हरकत कर सकते हो, इमोबिलिटी जब आप हरकत नहीं कर सकते और एक जगह पे पड़े रहते हो। बेड रेस्ट भी वही है कि आप बेड रेस्ट में, हम ज़्यादातर मरीज़ को हरकत ना करने को कहते हैं, क्योंकि उनको जो है मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर हम उनको कहते हैं कि आप मूवमेंट ना करें, बिल्कुल एक ही बेड पे लेटे रहें, इसको हम बेड रेस्ट कहते हैं।
कुछ पोस्चर एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। पोस्चर एबनॉर्मेलिटीज़ मतलब ये कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ख़राब होती हैं या वर्टिब्रल कॉलम में कोई मसला होता है तो पोस्चर एबनॉर्मेलिटी होती है, मतलब बॉडी की जो शेप है वो ख़राब हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ आगे। बॉडी अलाइनमेंट तो आपने पढ़ लिया था ना कि बिल्कुल आप बिल्कुल हेड जो है बिल्कुल आपका सीधा हो, मिड लाइन में हो, बॉडी जो है आपकी सिमेट्रिकल होनी चाहिए। सिमेट्रिकल मतलब कि बिल्कुल सीधी, ठीक है। आपके हाथ और पाँव जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। नीज़ एक दूसरे के बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। आपके हाथ बिल्कुल एक दूसरे के स्ट्रेट होने चाहिए। जो वेट है वो बटक्स पे होना चाहिए, थाइस पे होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो कि नॉर्मली एक बॉडी में होती है, ये आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपके वर्टिब्रल कॉलम में कोई वो नहीं, कोई कर्व, कोई आड़ोर मरोड़ वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना दो किस्म की एबनॉर्मेलिटीज़ आती है, एक है काइफोसिस और दूसरा है स्कोलियोसिस। काइफोसिस जो है बाहर, जिसको हम कुबड़ा कहते हैं, कुबड़ा जो वर्टिब्रल कॉलम ना थोरेसिक रीजन में बहुत बाहर की तरफ चला जाता है और आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके आपका जो कमर है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ अलग सा वज़न रखा हुआ है, इसको हम काइफोसिस कहते हैं। और आपने ऐसे पेशेंट्स बहुत सारे देखे होंगे जिनका जो काइफोसिस है ना, जो वर्टिब्रल कॉलम है वो बाहर की तरफ चला गया होता है, ठीक है। और बाहर आपको जो है उनकी कमर पे एक अच्छा खासा वेट नज़र आएगा, जिसको हम काइफोसिस कहते हैं। दूसरा है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस जो है ये अंदर की तरफ आ चुका होता है, काइफोसिस के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें वर्टिब्रल कॉलम जो है नीचे पेट वाले रीजन में ना बहुत अंदर की तरफ आ चुका होता है और इस सिचुएशन को हम स्कोलियोसिस कहते हैं। काइफोसिस को हम हंच बैक भी कहते हैं, ठीक है। और स्कोलियोसिस जो है ये एक कर्वेचर, मतलब ये कि कर्वेचर ऑफ द स्पाइन है, मतलब अंदर की तरफ आ चुका है और स्पाइन जो है वो ख़राब हो चुका है। तो ये दो जो स्पेशली डिसऑर्डर्स है, ये दोनों डिसऑर्डर उसके हैं स्पाइनल कॉर्ड के, ठीक है, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें भी वही हम असेसमेंट करते हैं, रेंज ऑफ मोशन देखते हैं, गेट देखते हैं। गेट मतलब चाल चल रहा है, कोई एबनॉर्मेलिटी, एक्सरसाइज देखते हैं, एक्टिविटी वगैरह, ये सारी चीज़ें पर हम उसमें असेस करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस करते हैं उसमें, तो एक्टिविटी मतलब कितने हद तक वो एक्टिविटी कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मरीज़ है जो कि काइफोसिस या स्कोलियोसिस एबनॉर्मेलिटी के साथ है तो वो ज़्यादा मतलब नहीं कर सकता ना, ज़्यादा वो मूवमेंट वगैरह नहीं कर सकेगा। इसके अलावा वो इनफेक्टिव कोपिंग में होगा, मतलब उस बीमारी से बहुत मुश्किल से निकलेगा, उसके पास काफ़ी जो है वो चीज़ें नहीं होंगी उससे निकलने के लिए। इसके अलावा उसको सांस लेने में भी मसला होता है कि इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज होता है, इंजरी का भी ख़तरा होता है, फ़िज़िकल मोबिलिटी उसकी भी सही नहीं होती, मतलब सही से नहीं चल पाता। इसके अलावा उसको जो है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन मिलता है, तो उसकी वजह से जो है बॉडी का रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं होते। एक्यूट या क्रॉनिक पेन भी उसको इन दोनों सिचुएशंस की वजह से हो सकता है कि बहुत जो ख़तरनाक पेन होता है या फिर जो क्रॉनिक पेन होता है, ठीक है, तो इन सिचुएशन में वो भी हो सकता है। अब आते हैं इसके प्लानिंग पे। तो प्लानिंग में हम अपने लिए एक गोल सेट करते हैं, ठीक है, और हम उसका नतीजा देखते हैं कि हमने क्या करना है। तो गोल में हम मतलब अब हमारे पास मरीज़ है जो कि मूवमेंट नहीं कर सकता, तो उसके लिए हमने प्लानिंग क्या करना है। प्लानिंग वही है कि हम उसका फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे, उसको ये कहेंगे कि आप जो है एक्सरसाइज करें, लेकिन इतना भी नहीं कि उसका हार्ट रेट उसमें बहुत ज़्यादा हो जाए, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए या ब्रीदिंग रेट उसको ज़्यादा जो है वो ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, ऐसा भी नहीं है। नॉर्मली वो रहे, बिल्कुल उसका हार्ट रेट नॉर्मल रहे, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, ब्रीदिंग रेट नॉर्मल रहे, ठीक है, लेकिन हमने उसको एक्सरसाइज करवानी है ताकि वो जो है बिल्कुल बेड रेडन ना रहे, बिल्कुल इमोबाइल ना रहे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने उसको जो है चीज़ें बतानी है कि आप एक्सरसाइज करें, आपके बॉडी के लिए अच्छा है, मतलब वर्बली आपने उसको चीज़ें बता देनी है, ठीक है। अब आते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन पे। तो इम्प्लीमेंटेशन पे आपने उसका जो है हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इम्प्लीमेंटेशन में आपने पढ़ा होगा कि हम चीज़ों के ऊपर अब अमल करने लगते हैं, जो प्लान हमने बनाई अब हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आपने उसके बॉडी मैकेनिक्स का ख्याल रखना है, बॉडी के रेंज ऑफ मोशन का ख्याल रखना है। उसमें जो है आपने ये ख्याल रखना है कि उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा ना हो, बस जितना नॉर्मल है तो उतना ज़रूरी है, ठीक है।
इसके अलावा आपने एक्यूट केयर करना है, मतलब उसके मसल्स का और स्केलेटन सिस्टम का ख्याल रखना है, जॉइंट मोबिलिटी का ख्याल रखना है, वॉकिंग किस तरीके से वो कर रहा है वो ख्याल रखना है। ये सारी चीज़ें आप उसका देखोगे, क्योंकि मोबिलिटी है तो ज़्यादातर मूवमेंट के हवाले से आप चीज़ों को ज़्यादा देखोगे, उसके ऊपर आप ज़्यादा गौर करोगे, ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ प्रिंसिपल है जो कि पोजीशनिंग के लिए या फिर ट्रांसफ़र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो इसके बॉडी में आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। जैसे कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट्स है, कंजेनाइटल डिफेक्ट्स मतलब पैदाइशी जो कोई मसला होता है, ठीक है, बॉडी में, उसको हम कंजेनाइटल डिफेक्ट कहते हैं। मतलब किसी का पाँव नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, जिसकी वजह से वो पैदाइशी मौजूर है और वो नहीं मूव कर पा रहा, ठीक है। या फिर कोई बोन का डिसऑर्डर है, कोई जॉइंट का डिसऑर्डर है, कोई मसल का डिसऑर्डर है, वो आपने देखना होगा, ख्याल रखना होगा कि मूव करने से, ट्रांसफ़र करने से उसको इस सिचुएशन में कोई तकलीफ़ ना हो, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर दिमागी तौर पर वो थोड़ा बहुत इधर उधर है, ठीक है, या फिर जो है मस्कुलोस्केलेटल में कोई मसला है, तो ये सारी चीज़ आपने देखनी होगी। मोबिलिटी का तो मैंने आपको बता दिया कि रेंज ऑफ मोशन क्या है, कि आप कितने हद तक मोशन कर सकते हो, जॉइंट को कितना मूव कर सकते हो। गेट भी बता दिया, किस तरीके से आप चल फिर रहे हो, चाल चलन वो मैंने आपको बता दिया। एक्टिविटी और एक्सरसाइज का भी ऑलरेडी बता दिया है कि क्या चीज़ है। अब जॉइंट और एम्बुलेशन पे आते हैं। जॉइंट मोबिलिटी एंड एम्बुलेशन, दो किस्म की ना जॉइंट मोबिलिटी होती है, एक है एक्टिव, दूसरा है पैसिव। एक्टिव जो है वो है कि आप ख़ुद अपने हाथ पाँव मूव कर सकते हो, दैट इज़ एक्टिव। पैसिव वो है कि कोई नर्स, कोई और बंदा आपके हाथ पाँव मूव कर रहा है, आप ख़ुद नहीं मूव कर सकते, उसको हम पैसिव मूवमेंट कहते हैं। अच्छा, इसमें जब आप वॉकिंग करते हो तो आपको या क्रेन्स जो क्रचेज़ वगैरह होती हैं उनकी ज़रूरत पड़ती हैं, या कोई और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में, मतलब जब आपको बोन फ्रैक्चर वगैरह होता है। अच्छा, ट्रांसफ़र टेक्निक्स क्या है। इमोबिलाइज पेशेंट, ट्रांसफ़र मतलब जो आप पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हो और वो पेशेंट बिल्कुल इमोबिलाइज है, ठीक है, बिल्कुल हरकत नहीं कर सकता, तो आपने क्या करना है। ये वही चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको पहले बता दी, कोई भी न्यू चीज़ नहीं है इसमें। वही कि आप एज ए नर्स आप बॉडी को देखोगे पेशेंट के, कि उसको कोई तकलीफ़ ना हो, वो बिल्कुल आसानी के साथ मूव कर सके। इसके लिए आप मुख्तलिफ़ किस्म के मशीन्स यूज़ करते हो, जैसे हॉयल लिफ्ट है, ईजेड स्टैंड है, गेट बेल्ट्स है, व्हील चेयर है, वॉकर है, क्रेन्स है, क्रचेज़ है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि मरीज़ को मूव करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, इसकी वजह से आपका मरीज़ जो है वो मूव कर सकता है और आप उसको मूव करने में हेल्प कर सकते हो। इसके अलावा कुछ पोजीशनल टेक्निक्स होते हैं। पोजीशनल टेक्निक्स जैसे सबसे पहले उसमें है फाउलर पोजीशन। तो फाउलर पोजीशन में जो है थोड़ा सा हेड जो है वो एलिवेटेड होता है, मतलब ऊपर की तरफ होता है, और बिल्कुल जैसे हम लेटाते हैं ना, आमतौर पर जिस तरह लेटते हैं, वो फाउलर पोजीशन होता है। दूसरा है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में जो है आप बैक लाइन करते हो, मतलब बिल्कुल सीधा लेटते हो, लेकिन आपको कोई पिलो या तकिया वगैरह की ज़रूरत पड़ती है या किसी रोल की ज़रूरत पड़ती है। प्रोन पोजीशन है। प्रोन पोजीशन उल्टा लेटने को कहते हैं, फेस डाउन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। लेटरल मतलब आप जब एक साइड पे लेटते हो, राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे। इसके अलावा है सिम्स जो है वो सीमी प्रोन है, मतलब प्रोन तो हमने पढ़ा कि बिल्कुल उल्टा, ये सीमी प्रोन है, न बिल्कुल उल्टा है न बिल्कुल सीधा है, ठीक है। इसको हम सीमी प्रोन कहते हैं, जिसमें ज़्यादातर वेट आपके इलियम ह्यूमरस और क्लेविकल जो है इन पर होता है, जो स्केलेटल सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो इन पर ज़्यादा वेट आता है, मतलब हाफ प्रोन पोजीशन में आप होते हो, इसको हम सिम्स कहते हैं। अच्छा जी, अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके मोबिलिटी को इफ़ेक्ट करती हो, तो मैंने आपको बताया फिजियोलॉजिकली आपके हाथ पाँव सही नहीं है, आप साइकोलॉजिकली सही नहीं है, आप सोशली मतलब लोगों के साथ आपका लेन देन सही नहीं है, तो भी आपका बाहर जाने को दिल नहीं करेगा, नहीं मूव करेंगे आप। या डेवलपमेंटल स्टेज में आपकी बॉडी भी बढ़ रही है, छोटे बच्चे हैं, तो भी मूव करने में मुश्किल होता है, ठीक है। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अच्छा, इसके अलावा कुछ सिस्टमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब सिस्टमिक चीज़ें ये कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपको जिनकी वजह से जो है आपको मूवमेंट करने में मसला होता है, जैसे मेटाबॉलिक है,
मतलब आपकी बॉडी जो है वो सही तरीके से मूव नहीं कर पा रही, आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, GIT जो है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट उसमें कोई मसला है, या हार्ट का कोई मसला है कार्डियोवास्कुलर, या मसल में मसला है, या कोई GI एलिमिनेशन जो है मतलब यूरिन और स्टूल का जो पास होना होता है, ठीक है, या कोई जो किडनी में मसला होता है तो बंदा नहीं मूव करता, या कोई रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है मतलब सांस नहीं ले पा रहा सही तरीके से, या निमोनिया है, या कोई और डिसऑर्डर है, ठीक है, मसल का, तो वो उसकी वजह से, या फिर मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस है मतलब मसल्स ख़राब है, बोन्स ख़राब है, स्केलेटल सिस्टम मतलब वही है कि इंटीगोमेट्री सिस्टम, और जिसमें आपके प्रेशर अल्सर आते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ये सारी चीज़ें आपके बॉडी के अंदर के प्रॉब्लम्स है। अगर ये होंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आप शायद मूव ना कर पाए, आप इमोबिलिटी के स्टेज में चले जाएं। इसके अलावा साइकोलॉजिकल जो है वो भी आपके बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, मतलब डिप्रेशन की वजह से, स्लीप डिस्टर्बेंसेस की वजह से, या आप किसी बीमारी से, किसी सदमे से नहीं निकल पा रहे हो, तो वो भी आपकी इमोबिलिटी पे या जो मूवमेंट होता है आपका उस पर बहुत ज़्यादा असर करता है। डेवलपमेंटल चेंजेस भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि आप छोटे हैं तो नहीं मूव कर सकेंगे, या फिर होगा तो भी मसला होता है, ठीक है, एज आते हैं हम ना मुख्तलिफ, तो उसमें बंदे को मसला होता है। सोशो कल्चर जो है उसमें आपके क्या क्या आते हैं कि आपके जो आसपास जो लोग हैं, जो केयर गिवर है, ठीक है, उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी है, मतलब आपके फैमिली के लोग सपोर्टिव है, आपके नर्स सपोर्टिव है, आपका जो हेल्थ वर्कर है वो सपोर्टिव है या नहीं। जैसे आप हॉस्पिटल में हो तो हॉस्पिटल में आप क्या मूव करेंगे, वो नर्स तो मतलब पाकिस्तान के स्पेशली वो इतने अच्छे से नहीं काम करते, वो आपको मूवमेंट में हेल्प नहीं करते, ठीक है। एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटी, रिहेबिलिटेशन, मतलब जब आप रिहेबिलिटेशन सेंटर जाते हो, मतलब ऐसे सेंटर होते हैं जो आपको बीमारी से निकालने में हेल्प करते हैं, और होम केयर वगैरह, अगर आपके फैमिली वाले सपोर्टिव नहीं है तो फिर मसले होते हैं उसमें, ठीक है, मतलब मोशन करने में फिर मसले होते हैं। अच्छा, जब आप किसी भी मरीज़ का जो है असेसमेंट करते हो जो कि इमोबाइल है, जो कि मूवमेंट नहीं करता, तो फिर उसमें आप हेल्थ हिस्ट्री मतलब क्या क्या चीज़ें देखते हो, में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ROM रेंज ऑफ मोशन देखते हैं, ठीक है, बॉडी अलाइनमेंट देखते हैं, गेट जो मैंने आपको बता दिया, चाल चलन, ठीक है, जॉइंट्स देखते हैं सही है, स्केलेटल मसल, मस्कुलर फंक्शन, जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो हम देखते हैं। अगर इनमें मसला नहीं है तो वो फिर हम मसला है तो फिर वो उसमें इमोबिलिटी होगी, मतलब मूवमेंट करने में मसला होगा, ठीक है, फिर उसको। और ये सारी चीज़ें जो आपको बता दी है ना, ये भी आप देखेंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम, जो कि मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरीके से आपके मूवमेंट के ऊपर डेवलप असरअंदाज होती हैं, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है डिटेल से। अच्छा जी, इसके अलावा असेसमेंट में आप सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा, ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि किस तरीके से, मतलब सब्जेक्टिव डेटा क्या है, ऑब्जेक्टिव डेटा क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप करोगे जब आप किसी पेशेंट का मतलब मूवमेंट और इमोबिलिटी वगैरह चेक करते हैं। सब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो पेशेंट आपको बताएगा, ठीक है, कि मुझे ये मसला है, ये साइन सिम्टम है, यहाँ पे दर्द हो रहा है। ऑब्जेक्टिव डेटा वो क्या होता है कि जब कोई चीज़ें जो कि आप मरीज़ में नोट कर रहे हो, जैसे उसका कलर, उसका गेट, उसका चाल चलन कि किस तरीके से ये चल रहा है, ये आपके नोट करने की चीज़ें होती है। फिर आप नर्सिंग डायग्नोसिस करते हो कि मतलब क्यों है, किस वजह से है, आप अपना क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करते हो। फिर प्लानिंग करते हो कि मतलब अब बीमारी का आपको पता चल गया, अब मैंने इसका इलाज कैसे करना है, प्लानिंग। फिर उसके बाद आपका एवॉल्वेशन वगैरह आता है, इम्प्लीमेंटेशन आता है कि प्लानिंग आपने कर लिया, अब इसके ऊपर आप अमल करेंगे, ठीक है, मेडिसिन वगैरह देंगे, और फिर आखिर में आपका जो है वो आता है एवॉल्वेशन, नतीजा, ठीक है, कि आपने जो प्लान किया था वो किस तरीके से एप्लीकेबल हुआ, किस तरीके से उसका नतीजा आया, वो अच्छा साबित हुआ मरीज़ के लिए या नहीं, या उसकी वजह से मरीज़ सही हुआ या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं एक मरीज़ के, मतलब जो कि इमोबाइल है उसका आप इस तरीके से असेसमेंट करते हैं, फिर डायग्नोसिस करते हैं, फिर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और एवॉल्वेशन, जो कि नर्सिंग प्रोसेस का जितने भी स्टेजेस हैं, ठीक है। एंड दिस ऑल अबाउट द एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।